this also feels like a divine intervention that this session is supposed to happen. So with that, I hand over the session to Malhar ji to take this forward. Thank you. Check. Good afternoon, everyone. I'm grateful to be here moderating a conversation that reflects everything I believe in. People, communities, and our planet. India's environmental challenges are not restricted only to pollution or climate. It's about reconnecting with our communities, listening to science, and also empowering the communities that are leading the change. And today we have 3 voices that reflect that balance. Can we have a round of applause for our panelists? My first question is for Harsh Chauhan ji. सर, अभी हम फिलहाल एक एसी ऑडिटोरियम में बैठे हैं, हम बाहर देख रहे हैं इतनी धूप गिर रही है. मैंने एक चीज़ देखी है, कई ग्रामीण इलाकों में ऐसे सारी कम्युनिटीज़ हैं जो गोबर के उपलों से घर बनाते हैं. कई जगह पे तो खास के घास लगा के उस पर पानी लगाया जाता है ताकि घरों में ठंडक रहे. आज जब हम बात करते हैं इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम की, क्या ये इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स आज के मॉडर्न एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो हम क्या उसे प्रिजर्व कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर पा रहे हैं? नहीं, करते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन कैसे करें इस पर चुनौती है, क्योंकि ये तो साइंस भी स्वीकार कर रहा है कि वो सारे सॉल्यूशंस अच्छे हैं, हम भी ये महसूस कर रहे हैं, लेकिन कैसे करें इस पर, कैसे हो सकता है इस पर हो रहा है बात. तो मुझे लगता है कि जो ये हमारा विषय भी है सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट रेजिलिएंट भारत, ये विषय ही इस कारण से ही है, और इसी कारण हम सोच भी रहे हैं कि पुराने व्यवस्थाएं फिर से ठीक हो सकती है या ना हो सकती है, क्योंकि गलती जो हो गई वो हमसे हो चुकी है, ऐसा कुछ लोगों को एहसास हो रहा है. अगर मैं खुद का ही विचार करूं कि जब मैं आईआईटी में पढ़ रहा था 40 साल पहले, और तब एक मन में विचार आया था कि गलत कहाँ से शुरू हुआ. हम तो ऐसे ही थे, भारत तो ऐसे ही रह रहा था. जब हम बोल रहे हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम, इसका मतलब ये नहीं था कि वो बगैर ज्ञान के वो चल रहा था. हज़ारों साल तक से हम वैसे ही जी रहे थे, लेकिन कहीं बीच में हम भूले. देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद होने के बाद कई सारी गलतियां हुई, या जो करेक्शंस होने थे वो नहीं हुए. उसमें मुझे जो लगा मुख्य रूप से वो ये लगा कि देश आज़ाद होने के बाद मैं तो खुद आईआईटी में ही पढ़ रहा था, लेकिन मुझे खुद को लगता था कि ये सबसे बड़ी गलती हो गई कि देश में 5 आईआईटी बने, क्योंकि उसने हमारी सोचने की दिशा बदली. आज भी वो बदल रहे हैं, क्योंकि आईआईटी भी उस दिशा में नहीं जा रहे जो हमारे देश के लिए, जो प्रश्न आपने पूछा उसका उत्तर दे सके. उदाहरण के लिए बोलता हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले एक आईआईटी पास आउट सिविल इंजीनियर पंचायत सीईओ बन के आए थे, और भारत में प्रधानमंत्री आवास योजना चालू हुई थी. हम लोग उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं सिविल इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि जो डिज़ाइन आया है वो गांव के लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, और मैंने ऊपर लिख भी दिया है कि ये डिज़ाइन ठीक नहीं है, मैं यहाँ के अनुकूल डिज़ाइन को मकान बनाना चाहता हूँ. और उसने ये चैलेंज दिया था, उसने कहा कि कोई इंस्टीट्यूट, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मुझे ऐसा डिज़ाइन बनाकर दे दे तो मैं इसको लड़कर लागू करा लूँगा और वैसे ही घर बनाऊँगा. 6 महीने तक उनको हम में से कोई भी डिज़ाइन दे नहीं पाया, क्योंकि हम उसको भूल चुके हैं पूरा. फाइनली उसका भी ट्रांसफ़र हो गया, फिर वहीं वही सीमेंट के मकान बने. सब लोग जानते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, पर नहीं बन पाए. तो ये एक गलती हुई थी, क्योंकि हमारा जो विज्ञान था उसको हमने पूरी तरह से उस समय नकार दिया था, और जो वेस्ट से सीख के आएंगे उसको लागू करेंगे, इस पर शुरुआत हो गई थी. मुझे लगता है कि उस समय 2 आईआईटी और 3 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट खुलते, क्योंकि हमारे देश का 85% समाज एग्रीकल्चर और गांव में रहने वाला था. उसके लिए टेक्नोलॉजी का विचार हमने उस समय नहीं किया. अभी हम इस प्रश्न को जूझ रहे हैं. नहीं जी, बिल्कुल. आई थिंक हमें
और ज़्यादा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत है इस देश में. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर तुषार सर. विथ योर रिगरस years of experience in CSR, what do you think are the most effective ways that a company can contribute to environmental resilience, not just as founders but as active change makers? जय जगन्नाथ. मैं हर्ष जी के स्वर में पहले स्वर मिलाना चाहूँगा. कॉरपोरेट हो, स्मॉल स्केल हो, लघु उद्योग हो और कोई गृह उद्योग हो, है तो भारत के. और जो विषय है सस्टेनेबिलिटी, इसका मतलब शाश्वतता, चिरंतनता. ये तो हमारे संस्कृति में है. सस्टेनेबिलिटी शब्द कब से आया? 47 के पहले या 47 के बाद, जब हमारे यहाँ अंग्रेजियत ज़्यादा छा गई. लेकिन जो यहाँ का मूल विचार है, जो शाश्वतता है, वो क्या है? सब जानते हैं. जो ईशोपनिषद में लिखा हुआ है, ईशावास्यम इदम सर्वम, और उसकी जो आखिरी की लाइन है, तेन तक्तेन भुंजिता. हम जो उपभोग ले रहे हैं वो त्याग की भावना से लेंगे तो ये सृष्टि सबके लिए है. महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि फॉर योर नीड एवरीथिंग इज हियर, फॉर योर ग्रीडिंग दे नथिंग इज हियर. तो उसके कारण हम ये सोचते हैं, और उसी भूमिका पर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का जो CSR है उसका भी हम चिंतन मनन करते हैं कि सिस्टम तो हम बदलेंगे. केपीआईटी के अंतर्गत सिस्टम जो आजकल सस्टेनेबिलिटी के अंदर नेट ज़ीरो, साइंस बेस्ड टारगेट, आजकल आया हुआ कॉरपोरेट का BRSR रिपोर्टिंग, ये जो फॉर्मेट्स है वो तो कंप्लायंस कर के नाते हम बनेंगे ही, बदलेंगे ही. लेकिन ये जो मूल विचार है कि जो बाय वन गेट वन फ्री की लालच में हम भूल गए, उसको कैसे ठीक किया जाए. तो इसके लिए सिस्टम के साथ साथ जो हमारे एम्प्लॉयज़ है, IT कंपनी है, विश्व भर में हमारे 15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है. और सस्टेनेबिलिटी ये विषय केवल भारत की नहीं है, ये अमेरिका के लिए है, रशिया के लिए है, जापान के लिए, सब जगह है. तो उसके कारण हम कैसे बदले, हमारे एम्प्लॉयज़ हाउ दे विल ब्रिंग द चेंज टू देयर पर्सनल लाइफ, एंड वी आर फोकसिंग ऑन दैट. अगले वाले विषय में उसके बारे में विस्तृत बताऊंगा. लेकिन उसका जो आत्मा है हमारे CSR का भी, और जो आजकल सब जगह ही चल रहा है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. और हर्ष जी ने बताया कि जो हमारा संस्कृति है, भारत का जो वे ऑफ लिविंग है, उसी के साथ हम अगर ये हमारी नई जीवन पद्धति है, जिसके अंदर और एक समस्या भी आ गई है कि माय मनी माय लाइफ, मेरे पास पैसा है मैं कुछ भी करूं. लेकिन क्या उस पैसे से हम अच्छा ही कर सकते हैं क्या? हम जैसे बड़े पले, तब हमने देखा है कि मेरी किताबें मैं मेरे भाई को देता था. हाँ, कुछ जगह पर सच में ऐसी परिस्थिति थी कि माँ पिताजी उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे. लेकिन कुछ धनवान व्यक्ति भी थे, उनके यहाँ भी कल्चर, संस्कृति यही थी कि आप अच्छी तरह से संभालो. वो कुछ जगह पर 10-15 रुपए की किताब लेना कुछ विशेष नहीं था, लेकिन आपके बच्चों, आपके भाई को आप देंगे तो विरासत दे रहे हो. तो ये जो विरासत संभालनी है वो CSR के माध्यम से भी हम अच्छी तरह से संभाल सकते हैं. और ये दिखाने के लिए सस्टेनेबिलिटी अभी एक ग्लोबल वर्ड हो चुका है, तो ये इतनी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, एक चुनौती है, ऐसा मैं मानता हूँ. No, I truly believe in one thing, when you talk about pollution, we are a part of the pollution, but we are also a part of the solution. So what you're doing is extremely important, I feel. And please. Yeah, so definitely if we go to our campuses, all KPIT campuses are green campuses. In Pune, आप महाराष्ट्र से हो, I would like to invite you as well. जहाँ पर हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं पुणे में हमारे कैंपस के अंदर, उसको सबको हमने सोलर से ढक दिया है. जहाँ पर हमारे टेरेस है, ओपन बालकनीज है, वहाँ पर हमने सोलर पैनल्स बिठा लिखे हैं. तो आई एम प्राउड टू से कि हमारे पुणे कैंपस जो है वो 90% अभी सेल्फ डिपेंडेंट है. दिन का पूरा काम जो कंप्यूटर्स के लिए लगता है, मशीन्स के लिए लगता है, हम सोलर से लेते हैं. रात का जो एनर्जी वो कमी रखती है, वो एनर्जी हम अभी MSCB से
लेते हैं, लेकिन हमारा सपना यही होगा कि हम 100% उसकी तरफ से जाए। बेंगलोर, नोएडा, जहाँ पर खुद की ज़मीन लेकर वहाँ पर अपना कैंपस खड़ा करना आजकल बहुत ही आह्लादात्मक है, चैलेंजिंग है। बड़े बड़े मॉल्स है, बड़े बड़े एसीजी कॉम्प्लेक्स बने हुए, वहाँ पर भी हम वहाँ के बिल्डर्स के साथ मिलकर फील्ड में या ग्रीन एनर्जी हम बाय कर सकते हैं क्या, या अभी हम सबने देखा होगा 5 स्टार होटल्स में भी गत 4-5 सालों से इस तरह की बॉटल चली हुई है, कहीं भी आपको प्लास्टिक बॉटल नहीं दिखती है। या आप होटल में जाओ तो वहाँ पर टॉवल कम से कम यूज करो, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद टॉवल या बदलो। इस प्रकार की जो पद्धति है वो तो आने वाली है और हम डेफिनेटली हम करने वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा भी मूलभूत फोकस इस पर ही रहेगा कि हम कैसे बदले। सिस्टम तो बदल जाती है, लेकिन सिस्टम को बदलने फॉलो करने वाले हम लोग हैं, तो सभी टेक्नोलॉजी के साथ साथ में हमारा इस पर भी ज़्यादा फोकस है। ये सुनकर काफ़ी अच्छा लगा कि आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इतने एफर्ट्स ले रहे हैं टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर निखिल जी। हम विंटर्स के दौरान देखते हैं काफ़ी दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, AQI ज़्यादा काफ़ी ख़राब हो जाता है, बट एक व्यक्ति है निखिल जी जिनका वेंचर है जिससे वो बायोमास बना रहा है और जिससे AQI के स्तर में काफ़ी अच्छा सुधार हो रहा है। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू मल्हार। मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ एंड नागपुर महाराष्ट्र में हमने बायोमास पेलेट फैक्ट्री स्टार्ट किया है 1 साल पहले। एंड ये बायोमास पेलेट फैक्ट्री जितना भी बायोमास है, जैसे पराली हो गया, आपका सोयाबीन का वेस्ट हो गया, शुगर केन का वेस्ट हो गया जैसे बगास बोलते हैं, राइस हस्क हो गया, राइस का डस्ट हो गया जैसे बदरा बोलते हैं, ये सब हम किसानों से खरीद रहे हैं और मिल से खरीद रहे हैं। किसानों को, मिल्स को हम 3,500 से 4,000 रुपये पर टन के हिसाब से इनको पैसा देते हैं। दिन का 100 टन हम लोग किसानों से लेते हैं। ये जितना भी वेस्ट है इसका हम कोयला बना रहे हैं और इस कोयले को बोलते हैं बायोमास पेलेट। सो दिस बायोमास पेलेट जो है ये हम NTPC जो अपना नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, NTPC हमसे डेली खरीद रहा है, डेली 35 से 40 टन NTPC हमसे खरीदता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। ये जो बायोमास पेलेट है ये एश कंटेंट इसका लेस देन 8%, नो कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन, 100% कंबस्टेबल और इससे महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है राइट नाउ। अब बैक इन द डे जो प्रॉब्लम चल रही थी हमारे नागपुर के आसपास, जो विंटर्स का टाइम था, विंटर्स के टाइम पे जो किसान थे, किसान पराली जलाते थे। पराली जला रहे हैं, जलाने से पोल्यूशन हो रहा था और ये प्रॉब्लम आई गेस पूरे इंडिया में तो अभी काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बातें तो होती ही है। पर जब हमें पता चला कि ये नागपुर के पास एक भंडारा रोड पड़ता है और एक कामटी एरिया है, उसके आगे वहाँ पे ये हो रहा है, तो हमने जाके किसानों से बात की। जब वहाँ पे हमने किसानों से बात की तो पता चला उन्हें ये बताया गया है कि पराली जलाने से खेत की उत्पादी बढ़ेगी। ये किसी ने उन्हें मिसगाइड कर दिया, उन्हें कुछ बता दिया, उसी कारण वो जलाते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चरल वेस्ट, एग्रो वेस्ट को डंप करने की कोई जगह नहीं थी, इसका कोई एक इकोनॉमिकली वायबल सोल्यूशन नहीं था। वो चीज़ होने के कारण आपका जो किसान है उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, उनको जलाना ही पड़ता था। देन हम लोग गए, रिसर्च किया, थोड़े बहुत पेपर्स थे वो पढ़ा, तब पता चला कि ये एग्रीकल्चरल वेस्ट से कोयला बनाया जा सकता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं देता। देन वी अप्रोच NTPC ने बोला कि हाँ हम तो खरीदने को तैयार है, हमारे टेंडर हम फ्लोट कर देंगे, आप बनाना चालू करो। तो जो इसका हैमर मशीन होता है, हैमर मशीन हमने खुद बनाया ही है और जो मेन मशीन है, मेन मशीन 50-55% खुद बनाया, बाकी सारा जो है हमने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करके हमने फैक्ट्री डाला, फैक्ट्री डाल के फिर ये बायोमास पेलेट की हमने जर्नी स्टार्ट की। एंड अभी हमारा जहाँ पे फैक्ट्री है कामटी में, वहाँ से 15 किलोमीटर के रेडियस में AQI 20% इसका बेटरमेंट हुआ है एयर क्वालिटी का, जस्ट बिकॉज अभी किसान कोई अपना बायोमास जलाता नहीं है, सारा वो हमको बेच रहा है। राइट नाउ एज वी स्पीक 1,000 रुपये पर टन पे चावल जो है, मेन चावल जो है वो गवर्नमेंट खरीद रही है कामटी के एरिया से। 4,000 रुपये पर टन पे वो चावल का जो वेस्ट है वो बनाने का, वो किसान से हम खरीद रहे हैं। So farmers have alternate source of income, energy is being generated, और it's a win-win for everyone. That's some inspiring work that you're doing. I think अगर आपका मॉडल रेप्लिकेट किया जाए नॉर्थ में तो काफ़ी पराली की और जो AQI की समस्या है वो सॉल्व की जा सकती है। My next question is for हर्ष जी।
सर मैं पिछले 7.5 सालों से एनवायरनमेंट क्षेत्र में काम करते आ रहा हूँ। मैं मुंबई से आता हूँ। हमारे यहाँ पे एक कोस्टल प्रोजेक्ट बन रहा है। तो कोस्टल प्रोजेक्ट के फ़ेज़ 2 के लिए गवर्नमेंट करीब 9,000 मैंग्रोव्स काट रही है। आपको इतना एक्सपीरियंस रहा है ट्राइब्स के साथ काम करने का। अभी डेवलपमेंट ज़रूरी भी है क्योंकि उसकी वजह से डीकंजेशन हो रहा है। क्योंकि जब फ़ेज़ 1 बना था, जो आपका ट्रैवल टाइम 1.5 घंटे से 30 मिनट्स पे आ गया। तो मेरे जैसा व्यक्ति जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहा है, उसे खुले रास्ते भी चाहिए, बट उसे मैंग्रोव्स को कंजर्व भी करना है। तो वो लाइन कहाँ पे लक्ष्मण रेखा जो हमें उल्लंघनी नहीं चाहिए? तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? लगभग ऐसा ही प्रश्न सबके मन में भी होता है, और ये हमारे मन में बात आ गई है कि अगर हमें विकास करना है तो हमें कुछ ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट के साथ में। मुझे लगता है कि हमारा विषय भी ऐसा ही हुआ है। पर जो हमारी प्रक्रिया थी पुरानी, उसको ध्यान करें तो ये बात ध्यान में आती है कि बहुत सी चीज़ों के रास्ते निकलते हैं, और ये सारी समस्या इसलिए भी आने लगी है कि शुरुआत से ही हम लोग प्रकृति का दोहन करके अपने सुख प्राप्त करें, ये वैसे आया, हमारे अंदर पहले नहीं था, लेकिन हमने इसको स्वीकार कर लिया बहुत लंबे समय से कि अपनी सुविधा के लिए हम प्रकृति का शोषण ही कर रहे हैं। फिर थोड़ा जब शोषण होते होते परेशान होने लगे तो हमने सोचा कि नहीं, अब शोषण से काम नहीं चलेगा, दोहन करना चाहिए। उसी में से हम सेव वाटर आ गए, ये आ गए, और उसी से एक्टिविज़म भी शुरू हो रहा है। तो मूल में बात देखें तो वो है कि क्या हमने जब अपनी सुविधाएं निर्माण शुरू की थी तो उन बातों को कंसिडर किया था क्या? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल जो परिस्थिति बन गई है उसमें केवल शोषण छोड़ के दोहन करने से नहीं होगा, संवर्धन से होगा। तो क्या हमने जब आप मुंबई में आकर रहे थे या मुंबई शहर बन रहा था, तब हमने इन बातों का विचार किया था क्या कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी होगी तो हमारे लिए कम्यूट करने के लिए क्या साधन होंगे? उस समय हमने किया नहीं उसको। एक व्यक्ति हैं जिनका शायद आपने नाम सुना भी होगा, अनुपम मिश्र, जिनकी पुस्तक है आज भी खरे हैं तालाब, जो पानी के ऊपर काफ़ी काम किया था उन्होंने। एक बार हमने उनको इंदौर एक कार्यक्रम में बुलाया, और इंदौर वो आए और एक कार्यकर्ता के घर में रुके, उनकी पत्नी पानी लेके आई। तब उन्होंने कहा कि एक तो आप इंदौर वाले लोग पाप कर रहे हो और मुझे भी पाप का भागीदार बना रहे हो। तो वो समझी नहीं महिला, उन्होंने कहा कि नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोले आपने अपने लिए पानी बचाया नहीं, अब आप नर्मदा जी से पानी चुरा के लाए हो और उस चोरी का पानी मुझे पिला रहे हो। तो ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि जब इंदौर की जनसंख्या 50,000 हो गई, तब उस समय के राजा ने सोचा था कि अब धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो मैं एक नया तालाब बना देता हूँ। उसके बाद से इंदौर शहर बड़ा हो गया। हम में से किसी ने ये चिंता नहीं की कि आगे चल के पानी का सप्लाई कैसे होगा। तो ये जो आप समस्या बता रहे हैं उसके मूल में तो ये बात है कि अब आपको काटना पड़ रहा है, और इसी में हम आगे का विचार कर रहे हैं। तो हमें फिर से अपने मूल पे जाना पड़ेगा। हमारी जो मूल चेतना है उस पर हमको जाना पड़ेगा, और वो तभी उसका समाधान होगा। और ऐसा नहीं है कि ऐसा करने वाला समाज हमारे पास नहीं है। हम जो यहाँ बैठे हैं और हम जो इन सब संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं, हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी बोले तो 10% है। आज भी एक बहुत बड़ा समाज उस तरीके से जी रहा है, हम उसको देख नहीं रहे। तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, झाबुआ में हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ ये विषय नहीं आता। वहाँ ये विषय नहीं आता कि इस प्रकार की कठिनाई आ रही है। वहाँ कचरे के डब्बे नहीं दिखते, वहाँ उनके व्यवहार में ऐसा कुछ दिखता ही नहीं है कि जिसके कारण से वो पर्यावरण का नुकसान पहुँचा रहे हैं। हाँ, अब शहर में से जाके हम सिखाना शुरू कर रहे हैं, पर इतने वर्षों से वो समाज ऐसा रह रहा है। हम ये बात कर रहे हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट,
हम बात कर रहे हैं कि प्रकृति के साथ हमको मेल करना है, पर हमारे देश का जो समाज है, खासतौर से अगर आप झाबुआ आएंगे तो देखेंगे वो अपने आप को प्रकृति ही मानता है, तो उसमें और इसमें अंतर ही नहीं है कुछ। तो जब अंतर नहीं है तो एक दूसरे को संभाल के काम करने की स्वाभाविक परंपरा बनी हुई है। तो अब जब रास्ता आएगा, परिस्थिति बनेगी, और ज़्यादातर जगह जूझ रहे हैं हम, केवल यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, अब हमको कोयला चाहिए तो हम जंगल काट रहे हैं, और अब उसके रिक्वायरमेंट भी देते हैं कि भाई अगर देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में बनना है तो ये करना पड़ेगा। क्या कोई दूसरा रास्ता हो सकता है कि हम 5 के बजाय 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकते हैं? उसके बारे में हमने सोचना शायद छोड़ दिया है। तो बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं, हम शायद उस ज्ञान को भूल गए हैं, और दूसरा है कि जो नया ज्ञान भी आ रहा है उसको उस दृष्टि से नहीं सोच रहे। जो भी नई टेक्नोलॉजी अब ला रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि एकदम अच्छी सुविधा कैसे हो जाए, बस केवल उसके आगे की प्लानिंग नहीं है, पीछे की प्लानिंग नहीं है। परिस्थिति आ गई तो अब तो ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल सही बात कही आपने, हमें विकल्प ढूंढने पड़ेंगे, तभी आई थिंक एक सशक्त भारत बन सकता है। तुषार जी, आपके लिए नेक्स्ट सवाल है। मैंने कई कंपनीज़ के साथ काम किया है थ्रू CSR। अनफॉर्चुनेटली मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, बिकॉज ज़्यादातर कंपनीज़ के लिए CSR एक कंप्लायंस है। इट इज़ मोर अबाउट बजटिंग एंड रिपोर्टिंग। हाउ डू यू थिंक कंपनीज कैन बी कैटलिस्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट रियल सिस्टमैटिक चेंज ऑन ग्राउंड? या सो इसके सबसे पहले आई एग्री विथ यू, देर आर सर्टन कंपनीज दे आर डूइंग CSR ओनली फॉर द कंप्लायंसेस, but there are some good companies also, those who are really doing well. If you take some name, Tata's in Pune, KPIT, Persistence, there are so many companies, they are doing really good and genuinely. तो उसमें सबसे important है definitely owners of the company, chairmen, CEOs, MDs, they have to have this approach, that genuinity and CSR, it's just not the sake of check cutting. इसकी परे जो कंपनी जाती है, डेफिनेटली दे आर डूइंग अ गुड जॉब। आई कैन टॉक अबाउट माई कंपनी, वी हैव प्लांटेड मोर देन 1 लाख ट्रीज टिल डेट, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हमारे साथ चलो, 95% सर्वाइवल रेट्स आर देयर। ऐसे प्लास्टिक एंड ई-वेस्ट के साथ हम काम करते हैं। We are working with Cummins. Cummins is our KPIT's biggest partner. And ये जो विषय है, ये जो थॉट प्रोसेस है कि जब कंपनी की नेतृत्व उसमें ध्यान देता है, उसमें लगाव पैदा करता है, तब उसमें अलग अलग प्रकार के आयाम भी जुड़ते हैं। सो एग्जाम्पल, वी आर कंडक्टिंग आवर CSR प्रोग्राम विथ आवर कस्टमर्स। सो KPIT and Cummins, they came together in Pune city to solve the problem of e-waste. आज के बहुत सारे कॉरपोरेशंस में ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट है, लेकिन ई-वेस्ट कहीं भी नहीं है, और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आज भी मैं अमेरिका में गया था, अमेरिका में भी देखा कि वहाँ पर भी ऐसी 2 सेग्रीगेशन है। तो मैंने किसी को पूछा कि आपका कोई सेल फोन खराब होता है तो आप क्या करते हो, तो बोले हम ड्राई वेस्ट में डालते हैं। तो जो ई-वेस्ट है उसको प्रॉपर साइंटिफिक वे से उसको प्रोसेस करना चाहिए। पुणे में पूर्ण मिक्रोविजन फाउंडेशन नाम का एक संगठन है, NGO है, उनके साथ मिलकर, और एक जनवाणी नाम का संगठन है, उनके साथ मिलकर हम पुणे में वी आर रनिंग दिस ड्राइव। और एवरी ईयर फ्रॉम पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वी कलेक्ट एंड प्रोसेस 150 टन्स ऑफ ई-वेस्ट एंड 100 टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। सो अगर इसे बताया कि, और ये सोच कहाँ से आई, हमारे कंपनी के अंतर्गत हमने सर्वे किया कि नीड ऑफ द आवर क्या है और कंपनी के एम्प्लॉय कहाँ जाना चाहेंगे। ऊपर से अगर थोपते हो तो ये बात नहीं बनती, और इसके लिए जो इसेंस है वो होना चाहिए कि हम भारत को बदलना चाहते हैं, ना तो केवल सिर्फ हमारी कंपनी को। सच कहूँ तो सर, ये सवाल था नहीं लिस्ट में, मैंने जानबूझ के आपको पूछा ताकि आप सोचे हमें आके फंड करें मुंबई में क्लीन अप ड्राइव्स के लिए, तो इसलिए पूछा गया, सॉफ्ट पिच था मेरा। थैंक्स। सो निखिल जी, आपके लिए नेक्स्ट सवाल। यू आर leading a venture that's solving one of the biggest problems for India, the air pollution, also making the farmers self-sufficient.
what are the challenges that you have faced over the years, or what is that one guidance you want to give to people who want to move to this sector? मलार वन थिंग ओवर हियर कि मैं एयर पोल्यूशन ठीक कर रहा हूँ, मैं ये अपना इसको रिसाइकल कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी है. मेन है हमने धंधा बनाया इसका एंड वी मेड इट प्रॉफिटेबल. सो दैट इज़ समथिंग आई वांट टू टेल एवरीबडी. सस्टेनेबिलिटी जो वर्ड है, ठीक है, बस वर्ड है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, लोगों को उसमें कूदने की इच्छा हो रही है, उसको रखो वहाँ पे. बट मेन थिंग है वो फाइनेंशियली वायबल बिजनेस बन सकती है क्या? एंड 100% एब्सोल्युटली बन सकती है. आज मैं सरकार से एनटीपीसी मुझे 2000 रुपये पर टन जो है बचा के देती है. जब मैं उनको बेचता हूँ तो मेरा 1500 से 2000 रुपये पर टन बचता है. सेकेंड, हल्दीराम जो है, हल्दीराम का फैक्ट्री मेरे फैक्ट्री से कुछ 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर है. हल्दीराम पहले बॉयलर यूज़ करता था कोयले का, जिससे वो अपना उसमें कोयला गर्म करता था, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी, हीट जनरेट होती थी, हीट से वो अपना भुजिया बनाता था. आज हल्दीराम भी जो है वो बायोमास पैलेट यूज़ करता है. एंड वो बायोमास पैलेट क्यों यूज़ कर रहा है? नॉट बिकॉज उसको एयर पोल्यूशन सॉल्व करना है या उससे कुछ करना है, बिकॉज वो फाइनेंशियली वायबल बन गया उसके लिए. सो दैट समथिंग वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड. एंड ये नॉट जस्ट इन सस्टेनेबिलिटी. लोग जब स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप एक बसवर्ड बन के आया, लोगों को स्टार्टअप डालना था, अलग अलग चीज़ें करनी थी उसमें. लोग उसके कारण जब ये वर्ड इतना ज़्यादा मार्केट हो गया, लोग धंधा भूल गए, बिजनेस भूल गए. पीपल forgot this word business when startup became a boom. So similarly, when it comes to sustainability, it was always there in India. हम लोग अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मुझे जस्ट एक सिम्बोसिस नागपुर के बच्चे का मैसेज आया कि सर आप बगास यूज़ करते हो, जो बगास जो शुगर केन का वेस्ट होता है, उसका जो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है उसका मुझे प्लेट बनाना है. मेरे पास एक आइडिया आया, मेरे पास आइडिएशन आया, उसको प्लेट बनाना है, उसका पेपर प्लेट जो बनती है. सो उस चीज़ के लिए ही वॉन्टेड टू टॉक टू मी. सो इसका अभी ये मैसेज आ गया. तो फर्स्ट थिंग आई विल टॉक टू हिम अबाउट इट. आइडिया अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, फाइनेंशियली वायबल एक मॉडल बनाओ. मॉडल बनाने के बाद हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आगे. सो दिस इज समथिंग वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू द टर्म सस्टेनेबिलिटी, कि ये फाइनेंशियली वायबल बन सकता है, इसमें आप पैसे अच्छे खासे कमा सकते हो. और अगर वो एम लेके अगर आप चल रहे हो एज पीपल हु वांट टू डू अ बिजनेस इन दिस सेक्टर, देन 100% इट विल बेनिफिट दिस कंट्री. बिकॉज आवर एम शुड नॉट बी कि मेरा पिच, बेसिकली एम नहीं, पिच मेरा सैंटेरा इंडस्ट्रीज का पिच ये नहीं है कि मैं एयर पोल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ. मेरा पिच ये है कि मैं कोल का एक ऑल्टरनेटिव लाया हूँ जिसका ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू बहुत अच्छा है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं छोड़ता, जो आपको ऐश कंटेंट कम देता है, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है. सो दैट शुड बी द पिच फॉर एवरीबडी. Which is true. I think profitability should be the core of any business, because most of the startups, if you see, सब loss making फिलहाल है. हर्षी, next question for you. When we talk about a resilient, climate resilient भारत, मुझे ऐसा लगता है ये हम सबकी जिम्मेदारी है. आप जैसे लोग जो ट्राइबल्स के साथ बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं उनके हितों के लिए, तुषार जी जैसे लोग जो CSR के थ्रू अपने कंपनीज के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, निखिल जी जैसे लोग जो एक प्रोडक्ट लेके आए विच इज़ अ सब्सिट्यूट टू कोल, और मेरे जैसे लोग जो ऑन ग्राउंड कम्युनिटीज़ को लाके क्लीन अप कर रहे हैं. What is your take on that? मुझे लगता है हम सबको अपनी थोड़ी दृष्टि बदलने की ज़रूरत है. कई बार जब ये बातें आती है तो सब लोग इस बात से चिंतित हैं कि ये होगा कैसे. क्लाइमेट भी नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट भी चाहिए, और ये प्रश्न चलते हैं, और इसका समाधान क्या हो. तो मैं अगर एक उसमें कहूँ तो हम लोग जो झाबुआ में काम कर रहे हैं उसमें हमें वो समाधान मिल रहा है. हम लोग उसको बोलते हैं झाबुआ की राह. और कई लोग ऐसे हैं जो आके हमारे साथ में IIT पास आउट्स हैं और अन्य जगह से आके उनको मिल गया और वो कर भी रहे हैं. तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा, संकेतों में करूँगा कि वास्तव में जब हम उन कम्युनिटीज़ के पास जाते हैं जिसने अभी ये इस प्रकार की विकास की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया है, वहाँ से हमको रास्ता मिलेगा. और उसमें शुरू होती है जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं उससे. जो हमें अनुभव आए वो ये हुए कि हम जब झाबुआ में काम करने गए तब ऐसा हो गया था कि उनको सिखाना है. सभी ये बोलते हैं कि उनको सिखाना है, और सिखाने का एक अनुभव 92-93 में साक्षरता मिशन हुआ था, अगर हमको याद हो तो. और उसमें पूरे देश भर में बहुत सारा पैसा, बहुत सारी व्यवस्थाएं लगी थी
कि हमारे देश का लिटरेसी रेट बढ़ाना है, और उस रेट बढ़ाने के लिए जो खर्च किया गया, उसमें हमने एक प्रश्न पूछा था, झाबुआ ज़िले में कितने लोग लिटरेट हुए, उसमें सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ। विधानसभा में उत्तर मिला कि झाबुआ में एक ट्राइबल को लिटरेट करना, जिसमें डेफिनेशन हस्ताक्षर करना थी, 38,000 रुपये खर्च हुए थे। तो ये हमारी प्रोसेस है कम्युनिटी से बात करने की और उसको समझाने की, इंटरवीन करने की। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा, युवाओं ने मिलकर सोचा था और हमने एकल विद्यालय शुरू किए, 157 एकल विद्यालय शुरू किए। उसमें से 3 साल के अंदर 65 विद्यालय सेल्फ सस्टेन्ड वहाँ शुरू हो गए। अब उत्तर जो मिला था उसका सब पूछने पे उन्होंने कहा था, हम क्या कर सकते हैं, हम तो सारी व्यवस्था लेके गए, वो लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। ये प्रश्न हमारे मन में आया था कि ये पढ़ना नहीं चाहते ऐसा कौन हो सकता है, सीखना नहीं चाहते ऐसा कौन हो सकता है। तो वहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारा समय हम इस बात पे लगा रहे हैं कि लोगों को अवेयर करना है, और अवेयर करने में बहुत सारी एनर्जी लगा रहे हैं, क्योंकि हम उनको समझ ही नहीं रहे कि उनको क्या कर रहे हैं। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हमको शोषण बंद करना है, मतलब हम परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। पानी कम हो गया है तो सेव वाटर पे आ गए, जंगल की प्रॉब्लम पोल्यूशन की हो गई तो थोड़े पेड़ लगाने हैं, इस पर आ रहे हैं। लेकिन वहाँ का समाज कैसे सोचता है? वो केवल इसलिए नहीं सोचता कि नहीं तो समस्या हो जाएगी इसलिए मुझे कुछ करना है। तो ऐसे कई अनुभव उसमें से आते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दूं तो वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की, तो जो बाहर से आए थे छात्र, उन्होंने बहुत कोशिश की कि ऐसा पेड़ अगर आप करोगे तो इतना प्रॉफिट होगा, ऑर्गेनिक की डिमांड बढ़ रही है। वो इतना सफल नहीं हुआ। लेकिन जब एक विषय दिया कि हम किसान हैं और हमारी धरती माता जहरीली हो रही है, तो क्या हम उसको जहरीला करेंगे, उस विचार से जब आगे बढ़े तो अभी उसमें बहुत अच्छी सक्सेस हमको मिलने लगी। जब पानी की समस्या का ध्यान किया तो वहाँ पर पहले तो हमने ऐसे ही किया था कि एक जल यात्रा निकाली अवेयरनेस के लिए, और बहुत प्रसन्न भी हुए हम। 1000 लोग आ गए थे और सबको बोला था गेती फावड़ा लेकर आओ, तो वो लेकर भी आए। लेकिन उन्हीं में से किसी ने कहा कि ये रैली निकालने से पानी कैसे रुकेगा, आए थे तो कुछ काम ही कर लेते। तो अगले साल फिर हमने श्रमदान किया, उसमें 1200 लोग आए, लोगों ने कंट्रोल ट्रेंचेस किए। फिर ऐसा मन में आया कि 100 किलोमीटर दूर से आके वो कंट्रोल ट्रेंच कर रहा है, उसके गांव में पानी नहीं जाएगा, फिर वो क्यों आ रहा है, तो ऐसी क्या बात है। तो उनसे पूछा कि क्या हमारे कोई परंपरा है क्या, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ एक हलमा परंपरा है, जो दूसरा संकट में हो तो उसकी सहायता करना और एहसान भी नहीं जताना। तब हमने कहा कि हमारी धरती माता प्यासी है और उसके लिए हलमा शिवजी ने बुलाया है, हमें करना है। तो अभी वहाँ हर साल 30-40 हज़ार लोग आके कंट्रोल ट्रेंचिंग करके जाते हैं, परिणाम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उसी हलमा से उन्होंने 130 बगैर सरकार की सहायता के तालाब बना लिए हैं। फिर एक माता वन परंपरा है जो कि हमारे देश में थी, हम भूल गए। हर एक गांव का एक सेक्रेट फॉरेस्ट होता था, उसको वहाँ माता वन बोलते हैं। महाराष्ट्र में उसको देवराई बोलते हैं, राजस्थान में ओरण बोलते, भूल गए हैं। उसको फिर से याद किया कि अपने माता वन सूख रहा है, उसको हरा भरा करना है। तो अभी 170 गाँव में लोगों ने उसकी फेंसिंग करके और उसको हरा भरा करना शुरू कर दिया। तो इतना आसान होता है, पर वहाँ विषय ये है कि आप शोषण बंद करो ये नहीं बोल रहे, केवल दोहन करो ये भी नहीं बोल रहे हैं। इसका संवर्धन करना ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। तो हमें इस पे जाना पड़ेगा कि हमें संवर्धन करना है, और संवर्धन के लिए जो बाधाएं हैं उसको हमारी कुछ आदतें ठीक करके और उस संवर्धन की गति को बनाए रखना, बढ़ाए रखना, ये आपको आवश्यक है। इतनी सरलता से वो कर रहे हैं इसको, और वो सपना देख रहे हैं कि हमारा इतना 1320 गांव का जिला है, 3000 तालाब अगर बन जाएंगे तो ये फिर से पानी की कमी नहीं रहेगी। अगर हम 3000 माता वन अच्छे बना लेंगे तो ये फिर हमारा क्षेत्र हरा भरा हो जाएगा। तो
तो करने लायक कामों को जब करने लगते हैं तो बहुत सरल हो जाता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं और कुछ नहीं है, लेकिन कुछ बातें हमारे अंदर है जिसको करना पड़ेगा। जैसे अभी एक उदाहरण हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने का एक क्लिपिंग है, सब दूर चल रहा है, कि उन्होंने कहा था कि बचपन में वो जब लकड़ी काटते थे तो सूखी लकड़ी से भी वो अनुमति लेते थे कि हम अपने भोजन के लिए उसको ज़रूरी है लेंगे। ऐसा ही अभी हमने एक नवकुंभ किया था, और उस नवकुंभ के समय में जो वहाँ के एक लाला जी करके हैं, उन्होंने अंत में एक बात बोली, क्योंकि उसमें 3,000 लोग आए थे, 3 दिन के लिए रुके थे, और अपने गांव का हम कैसे विकास करेंगे उस पर विचार किया था। तो उन्होंने सहज भाव में ये बोला कि देखो, कुंभ केवल हमने नहीं किया, ये पानी ने भी किया है। जो पानी की सप्लाई उसमें हो रही थी, तो ये पानी भी कुंभ कर रहा था, हमको उसकी कमी नहीं हुई। वो लकड़ी जो, क्योंकि हमने उसमें 300 चूल्हे लगाए थे, चूल्हे पे ही बनाया था, तो वो लकड़ी भी कुंभ कर रही थी कि देखो, वो लकड़ी ने भी धुआं नहीं किया। तो ये भावना की बात है कि जब वो कुंभ कर रहा है तो लकड़ी भी कुंभ कर रही है, पानी भी कुंभ कर रहा है, तो वो प्रकृति से अलग ही नहीं है, तो हर चीज़ उसके साथ शामिल है। तो ये भावना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। टेक्नोलॉजी इसमें कोई बहुत कठिन नहीं है, सरल है, उपलब्ध है। होगा कैसे? तो होगा इससे कि मैं जब कर रहा हूँ तब कैसे कर रहा हूँ। एक और उदाहरण मैं यहाँ पर जीत हैं उनका देता हूँ। एक लड़की है कि वो योग में एमए कर रही है, वो हमारे साथ पिछले 2 साल से आके रह रही है। तो पहली बार जब वो आई तो हलमा में आई थी, और उसने एक रील डाली थी। उसमें एक लड़का था जिसका एक हाथ था ही नहीं, और वो एक हाथ से कंटिन्यूस कंटूर ट्रेंचिंग कर रहा था। तो वो चित्र उसने डाला, और उसके साथ में उसने कमेंट लिखा कि बोले, इस लड़के के पास कई कारण थे कि यहाँ नहीं आए वो, क्योंकि उससे उसको कुछ मिलने वाला नहीं था, फिर भी वो लगातार वो कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि उसके आसपास जो काम कर रहे हैं वो भी उसको बहुत विचित्र नहीं मान रहे। मतलब एक हाथ से अपाहिज होने के बाद भी वो वहाँ हलमा करने आया, दूर चल के लगातार गड्ढे खोद रहा है, और आसपास जो काम कर रहे हैं उनको भी बहुत नया नहीं लग रहा। नहीं तो ऐसा होता है, ऐसा कुछ करता है तो लोग बहुत कैमरा लेके पहुँच जाते हैं। उसमें से मुझे ध्यान में आया कि मैं जो योग पढ़ रही हूँ इसको जी कौन रहा है। तो जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि ये योग में पढ़ रही हूँ, इसमें जो लिखा गया है ये कहाँ जीवन है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो गांव का झाबुआ का भील है वो जीवन जी रहा है, पूरा समाज वैसा जी रहा है, क्योंकि समाज भी उसको बहुत विचित्र नहीं मान रहा, सहजता से ले रहा है उसको कि हाँ वो तो है और वो कर रहा है, तो अलग ही नहीं हुआ उससे। वो तो अलग से वहाँ विकलांगता की डेफिनेशन ही नहीं है। ईश्वर ने जैसे बनाया है वैसा वो हमारे जैसा ही है, ऐसा भाव है। ऐसा लगभग जब भाव होता है तो ये ठीक होने लगता है। समस्या ये हो गई कि हमने उनको नकारा बोल दिया, अज्ञानी बोल दिया, उसको भी लगातार हम कह रहे हैं कि तुम अज्ञानी हो। केवल इतना सा अगर हम बदल लेंगे तो ये परिवर्तन आ सकता है। इसमें अपने आप ही वो करने लगा है, और हम वो ताकत नहीं समझ रहे हैं, हमारी परंपरा की ताकत नहीं समझ रहे हैं। हमारे समाज जिसको हमने अनपढ़ मान लिया, हमने मान लिया कि अनपढ़ आदमी समझदार होता नहीं है, अनपढ़ आदमी ज्ञानी होता नहीं है, और ये मान के हम बहुत सारे सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। बस थोड़ा सा अगर हम परिवर्तन कर लें तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। हम जब कर रहे हैं तो हमको बड़ा ऐसा लग रहा है कि आसानी से हो सकता है। एक गांव, उसके पास जंगल, उस जंगल के उसने अच्छा संवर्धन किया, उसमें से फॉरेस्ट प्रोड्यूस निकलेगा, उसको ठीक से उसकी टेक्नोलॉजी उसको सीखना है कि वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कैसे मैनेज करे। उसके पास पशुपालन है, अच्छी तरह से पशु का संवर्धन करे, उसके लिए जो मेडिकल एड लगती है वो उसको मिल जाए। तो 100-200 लोगों का गांव मिलके अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट तो होगा, सहायता की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वो कमा के देगा। भारत अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला देश था सैकड़ों वर्षों तक, वो किसके बूते था? वो उसी कला के बूते था, उन्हीं जंगल के मसालों के
बूते था और दुनिया में सबसे आगे था, हम उसको भूल गए। तो जिसको हम बोलते हैं कि क्लाइमेट रिजिलिएंट भारत, तो रिजिलिएंट शब्द तो थोड़ा सा नेगेटिव है कि उसको लचीलापन हम बोलते हैं उसको, रेजिलिएंट नहीं। वो तो क्लाइमेट का संवर्धन करने वाला भारत बन सकता है, उदाहरण बन के सबके लिए कि ऐसा हम जी सकते हैं। हमारे पास इतना बड़ा जंगल है, इतनी बड़ी ज़मीन है, हम पानी को का भी संवर्धन कर सकते हैं और इतने अच्छे सुखी जीवन हम भी जी सकते हैं और दुनिया को भी बहुत सारी बातें दे सकते हैं। ये बड़ी आसानी से हो सकता है। हम जो कार्यकर्ता वहाँ मिलते हैं, बात करते हैं, तो सब यही बोलते हैं कि है कि देखो जब हम ज़मीन पे कर रहे हैं तो कितना सरल लग रहा है। समस्या ये आ गई है कि हम उनको मदद देने के चक्कर में हैं, दया करुणा के माध्यम से, उसकी ताकत को समझ के और उस पर काम नहीं कर रहे। अभी वहाँ पर लगभग उतनी ही पॉपुलेशन पशुओं की है जितनी मनुष्यों की, 15-20 लाख है। उसके लिए वेटरनरी डॉक्टर नहीं है। तो जो आपकी पूंजी है, जिसको सहजता से क्लाइमेट के साथ जोड़कर अच्छा कर सकते हैं, जो उसको उत्पन्न भी दे सकती है, इतना सारा जंगल है, तो उस जंगल को अगर ठीक प्रकार से हमने संवर्धन कर दिया तो इतना पर्याप्त उसमें हो जाएगा। क्योंकि आखिरी में व्यक्ति भी गांव छोड़कर शहर क्यों आ रहा है, क्यों शहर बड़े हो रहे हैं, क्यों शहर कॉस्टली होते जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से हमको सोचना पड़ेगा कि विकास यानी बड़ा शहर नहीं है, विकास यानी केवल इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री की एक न्यूनतम आवश्यकता है उतनी करनी है। ये सारा सोच कर किया तो हर सब चीज़ें सरल लगती है। थोड़ा सा हमें उस 5 ट्रिलियन में से बाहर निकलना पड़ेगा। हमारा समाज सुखी कैसे हो जाएगा। और जब हम समृद्धि की बात कर रहे हैं तो इट इज़ ग्रोइंग टुगेदर। समृद्धि का मतलब कुछ लोग संपन्न हो जाएं, देश की इकोनॉमी बढ़ जाए, वो नहीं होता है। हम साथ में कैसे ग्रो होंगे, एक तो इसकी तैयारी चाहिए। और जब साथ में ग्रो होने का सोचेंगे तो सारी व्यवस्थाएं बनी हुई है, टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है, बहुत कठिन नहीं है। उसको करते हुए हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी जब हम जा रहे हैं शहरीकरण की तरफ और उसमें एक समस्या और आ रही है कि एक सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी संस्कृति की है, भारत की, जो दुनिया को दे सकता है वो है टुगेदरनेस। अभी का सिस्टम हमें टुगेदरनेस से अलग ले जा रहा है। पूरे इस प्रकार के विकास के मॉडल में हम टुगेदरनेस से बच्चा अपने पिताजी से दूर हो रहा है, माता पिता, मतलब ये कुटुंब तक आ गया है कि कुटुंब भी अलग होते जा रहे हैं। कम्युनिटी एक साथ रहे ये तो बहुत मुश्किल है, अब कुटुंब भी अलग होता जा रहा है। और आखिरी में हम बोलेंगे हमारी संस्कृति है क्या, हम जिस पर गर्व कर रहे हैं वो संस्कृति तो टुगेदरनेस से जुड़ी हुई है। अन्यथा मैं तो कई बार ऐसा कहता हूँ कि आप कहते हैं कि यहाँ पे अपनी भारत की संस्कृति बता, किसी शहर में शहर का आदमी उस भारतीय पद्धति से क्या जीवन जी सकता है क्या वैसा इकोसिस्टम शहर में हो सकता है कि वो कम्युनिटी लिविंग के साथ पूरा परिवार ही नहीं रह पा रहा अब एक साथ। तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से बदली जा सकती हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल, आपने अब जब बता रहे थे मैं सोच रहा था कि सैकड़ों साल पहले भारत एक $1 बिलियन इकोनॉमी था, सारे जंगलों बिना शहरों के साथ। मुझे लगता है हम ये वापस कर सकते हैं। वी जस्ट हैव टू रीथिंक एंड रिकनेक्ट विद आवर रूट्स। तुषार जी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर यू। जब आप CSR की बात करते हैं, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक द लीडरशिप इज़ व्हेन इट कम्स टू दिस, एंड हाउ डू यू पिक द एरियाज वेयर यू वांट टू वर्क इन। जैसे आप बोल रहे आप ई-वेस्ट के बारे में बात कर रहे थे, आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि आप ये डिसाइड कैसे करते हो कि व्हाट एरियाज यू नीड टू पिक, एंड सेकेंड थिंग, लीडरशिप कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कंपनी लीडरशिप। सो अभी तो उसको बहुत साल हो गए, 2014 से एक्चुअल ये अप्लायंसेस शुरू हो गए, एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has issued the guidelines that every company has to select the focus area according to their choice. So definitely there are 3-4 angles into it. First one is nowadays every company wants their employees to get engaged. और उसके लिए wherever they have a strength, they choose the CSR activities according to that. So example, KPIT is in our technology company. So obviously
वी विल नॉट गो इनटू फार्मास्यूटिकल डोमेन, कि मेडिकल प्रोजेक्ट्स के लिए नॉर्मली हम नहीं स्पॉन्सर करेंगे या उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि दूसरा ऐसा भी है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट का गाइडलाइंस ऐसा भी है कि आपका जो बिजनेस है उसी को बढ़ाने का काम वो CSR न करे, उसको भी ध्यान में रखे, ऐसा एक पॉलिसी है। सो दूसरा एक रहता है हमारी कंपनी का जैसा एक प्रोसेस है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट न शुरू करते हुए फोकस ऑन 2-3 लिमिटेड प्रोजेक्ट्स वेयर यू कैन हैव अ बिगर इम्पैक्ट। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट आवर प्रोग्राम कॉल्ड छोटे साइंटिस्ट। वहाँ पर जो आजकल NEP का जो गाइडलाइन है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, तो हम गत 10 साल से उस पर काम कर रहे हैं और आज 1.5 लाख बच्चों तक रेगुलर टीचिंग हम कर रहे हैं। सो वो भी कंपनीज आजकल सोच रही है कि एंड ऑफ कोर्स कंपनीज CEOs थिंक्स अबाउट डू मैक्सिमम थ्रू मिनिमम। सो आप उसमें भी ROI को आजकल एक पीछे S लगा है, सोशल ROI। आप जितना CSR के लिए इन्वेस्ट करोगे उसमें आप आउटपुट क्या देख रहे हो, S ROI कितना है, कितने बच्चे उस पर प्रभावित हो रहे हैं, आप कितने पेड़ लगा रहे हो, उस पेड़ में से कितना आप CO2 आजकल चालू हो गया है वो CO2 कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो, ये दोनों। और ऑफकोर्स योर बजट, जो बड़ी बड़ी MNCs है उनके लिए 100 करोड़ 200 करोड़, बट जो KPIT जैसे स्मॉल कैप कंपनी है उनको एक 6-7 करोड़ स्पेंड करना होता है, तो वो भी आजकल। और दूसरा है कि NGOs को भी थोड़ा सा वी आर educating them that CSR is not only for the funding agency. NGO has to make them partner. They have to become, or they have to encourage corporates to become their family member and not just as sponsors. So ये भी अगर हम साथ साथ में काम करते हैं, so then definitely भी हम मिलकर सब जो बड़ा परिवार कहते हैं, तो जैसे अभी सस्टेनेबिलिटी की कुछ अपॉर्चुनिटीज है, वाटर कंजर्वेशन है, आप दादर बीच पर काम करते हो, वहाँ पर इफ़ यू अपील कंपनीज टू डेफिनेटली स्पॉन्सर फंड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू एनकरेज देयर एम्प्लॉयज टू कम एंड वर्क विथ यू, सो दैट एम्प्लॉय कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ द सोसाइटी वेयर देयर स्किल्स कैन बी यूटिलाइज्ड। इस धारा पर कंपनियां आजकल CSR प्रोजेक्ट्स का सिलेक्शन कर रही है। ये आपने बहुत सही मुद्दा उठाया कि NGOs एंड कंपनी शुड लुक at each other as partners. They have to align themselves with the same ideologies. With this we come to the last question of this panel. निखिल जी, हम जब नीचे बैठे थे हम बात कर रहे थे हाउ इम्पॉर्टेंट आर कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स। लाइक आजकल एक चलन चल रहा है, सब सोशल मीडिया पे पर्यावरण को बचाने की बात कर रहे हैं, बट वी कॉल देम आर्मचेयर एक्टिविस्ट। लाइक अगर आप AQI की बात कर रहे हो, आप स्टोरी डाल के या सोशल मीडिया पे शेयर करके कुछ उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली। येस, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सम एक्सटेंट बिकॉज अवेयरनेस क्रिएट होता है, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। सो हाउ डू यू लुक एट कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स? Again, I'll go back to my earlier point. If the initiatives are profitable, again for the environment, for you, for the government, for everybody, and if you're going for it, अगर आप वो उसको implement कर रहे हो, implement करने के बाद वो सारी profitability अगर बाहर निकल रही है, so it is good, it is amazing. And regard when it comes to social media में आर्मचेयर एक्टिविज्म का इशू क्या होता है ना कि काफ़ी सारे लोग रोने आ जाते हैं वहाँ पे। People just cry over there कि ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। I don't have a problem with people crying on social media. I have a problem when people who have the ability to perform on ground, who can bring change on ground, are crying on social media. आप यार, आपके पास अगर पावर है, आपके पास सारी चीज़ें, आप ग्राउंड पे जाओ, ग्राउंड पे जाके काम करो, ख़त्म करके आप अपना बिल ले आओ या कंपनी बना लो, इम्प्लीमेंट करके उसे प्रॉफिटेबल बना के एनवायरनमेंट को सॉल्व करो। बिकॉज यू टोल्ड मी कि नॉर्थ में बायोमास पैलेट फैक्ट्री बहुत ज़रूरी है अभी, और लास्ट ईयर तक हम लोग जब इस पर रिसर्च कर रहे थे तो हमने पहले सोचा था कि नॉर्थ में डालते हैं, इतनी सारी अड़चनें आ रही थी। आई मीन जितना ईजी इंडिया में स्टार्टअप डालना है उतना ही हार्ड एक MSME स्टार्ट करना है। ऑनेस्टली सैडली दैट्स द प्रॉब्लम, एक बिजनेस स्टार्ट करना है ऑन ग्राउंड। बट देन द ब्यूटी ऑफ आई मीन द प्रेजेंट गवर्नमेंट हियर इज़, हमने जब नागपुर में डाल के वो अच्छा खासा आगे बढ़ा। अभी तक हमने कुछ 9,500 टन हम लोग एग्रो वेस्ट हम कन्वर्ट करके पैलेट बना के NTPC को बेच चुके हैं अभी तक। सो ये सारी न्यूज़ जब बाहर जाना चालू हुई, सो रिसेंटली
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ही होस्टेड मी इन दिल्ली एंड वहाँ पे हमारा 10 मिनट्स ऑफ डिस्कशन हुआ रिगार्डिंग बायोमास पेलेट। वो सोशल मीडिया के कारण वहाँ तक वो बात पहुँची। सो सोशल मीडिया का वो भी एक ब्यूटी है कि अगर आप वहाँ पे रो नहीं रहे हो और अपने काम को दिखा रहे हो और बता रहे हो कि चलो हमने ये कर लिया, ये बदलाव आ गया उससे, तो लोग सुनते हैं। सुनने के बाद वो होता है। जब मोदी जी का ये इंटरवेंशन आया तो अभी एनटीपीसी एक दादरी में है, यूपी में, तो दादरी ने टेंडर डाल दिया है, उनको दिन का 600 टन चाहिए और इफ़ यू वांट टू पुट अप अ पैलेट फैक्ट्री तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट। गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती है कंपनी स्टार्ट करने के लिए। गवर्नमेंट आपसे ही आपका फाइनल प्रोडक्ट खरीद रही है वाया एनटीपीसी, मतलब पैसा भी आपको मिल रहा है फैक्ट्री चालू करने के लिए, आप कमा भी रहे हो अपना प्रोडक्ट बेच के सरकार को ही। सो सोशल मीडिया वर्कड वंडरफुली हियर। So yeah, don't cry on social media if you have the power to do something on ground. And if you're doing something good on ground and if you're putting it on social media, then that's not a problem. It's good. And which is what, that's how I know you also. Malar, you are doing such excellent work on ground. I mean, people who have seen Malar's social media, if you haven't, just go Malar Kalambe, right? Malar Kalambe, Instagram पे जाओ, आप search करो. इसने, अरे मुंबई साफ किया है इसने, मुंबई खुद जाके साफ किया है। नॉट फॉर द कैमरा, ऐसा नहीं कि 50 वॉलंटियर ला के उनसे काम करा रहा है। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन स्टैंडिंग राइट देयर, वहाँ जाके ही क्लीन मुंबई, और वो करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। एंड इसको देखते देखते यू सी अ लॉट ऑफ क्लीन अप ड्राइव्स इन Tier 2 and Tier 3 cities नाउ। सो दैट्स द इंस्पिरेशन आई सी कि यू वर नॉट क्राइंग ऑन सोशल मीडिया कि अरे गंदा है, खुद कूद गए, राइट? सो आई एक्सपेक्ट एवरीबडी एल्स टू डू दैट एज वेल। थैंक यू। दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू निखिल जी। व्हेन यू टॉक अबाउट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, मैं उसे ऐसे देखता हूँ कि देश सेवा। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम रंग दे बसंती था। उसमें एक डायलॉग था जिसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। उसमें कहा गया है कि ज़िंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है बर्दाश्त करो, या दूसरा उसे बदलने की कोशिश करो। और हम सब, मुझे लग रहा है, वो कोशिश कर रहे हैं इस देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए। ऑन द बिहाफ ऑफ पूरी लिटरेरी फेस्ट, आई वुड लाइक टू थैंक यू। आप टाइम निकाल के आप यहाँ पे आए। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज फॉर हर्ष चौहान जी, तुषार जुवेकर जी एंड निखिल चंदवानी जी. This was a really insightful conversation and I'm really sure this is going to inspire a lot of people. Thank you so much for coming here today.